नहीं जा सकता है, और नहीं जा सकता है तो मजबूरी में इसको सतह पर ही बहते रहना होगा, और सतह पर जब बहेगा तो उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न तो होनी होनी। ये जो बिहार का वह इलाका जो पश्चिम बंगाल से लगता है, वहां पर ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है। ग्राउंड वाटर लेवल, अब पानी पीने लायक है या नहीं है वो अलग बात है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर है, लगभग 5 फीट 10 फीट पर पानी आपको आसानी से मिल जाता है। कहीं कहीं तो लोग बताते हैं कि 1.5-2 फीट पर भी पानी मिल जाता है, ग्राउंड वाटर इतना ऊपर आ गया है। तो उस इलाके से बहने वाली नदी का पानी रिस कर नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए जब भी नदी में पानी बढ़ेगा, वह नदी का पानी बजाय कि नीचे जाए, चारों तरफ फैल जाएगा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो भौम जलस्तर का ऊपर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ऊपर हो जाना, सीमा से बाहर आ जाना, यह अच्छी बात दिखाई तो कम से कम नहीं देता है। कारण देख लेते हैं, एक आध कारण और को मैं बता रहा हूं अभी क्या है। अपर्याप्त जल निकास, तो बृहद नदी बेसिन हो गया, अवसादीकरण हो गया, अतिवृष्टि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वृष्टि प्रस्फोट, चक्रवात के कारण पानी बढ़ता है, ये बताया है। चक्रवात क्या होता है अभी नहीं डिस्कस किया है। हिमनद का पिघलना, उच्च भौम जलस्तर। अब देखते हैं निर्वनीकरण। निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। स्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से ये होता है, जो पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांधते रहते हैं। पेड़ पौधे केवल छाया और फल ही नहीं देते, पेड़ पौधों से बहुत सारा फायदा होता है। पेड़ों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, बड़ी दूर दूर तक फैली होती हैं, ये मिट्टी को बांध के रखती हैं, और मिट्टी को जब बांध के रखती हैं तो मिट्टी का कटाव मुश्किल होता है, मिट्टी का कटाव आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, कठिन रूप से वह मिट्टी का अपर्दन हो पाता है। लेकिन जैसे ही निर्वनीकरण होता है, निर्वनीकरण हमने कर दिया, अब निर्वनीकरण करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मिट्टी को जो बांधने की शक्ति थी वो समाप्त हो गई, बांधने की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई। तो फिर बारिश होगी और डायरेक्ट बारिश की बूंदें यहां पर इस मिट्टी का अपर्दन करेंगी, क्योंकि मिट्टी पहले से ही कमजोर हो चुकी है, अपर्दन करेंगी और इसको बहा कर ले जाकर नदी में जमा कर देंगे। तो यहाँ के मिट्टी को काटकर, मिट्टी के अपर्दन को करके, और जब मिट्टी का अवसाद नदियों में जमा होगा तो नदियों की तलहटी में अवसादीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अवसादीकरण से नदी की घाटी का आयतन घटने लगेगा, और उसके आयतन में कमी आने की वजह से नदी की कैरिंग कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ऑफ रिवर, वो घटने लगेगी, वहन क्षमता में कमी आएगी, और जब नदी की वहन क्षमता में कमी आएगी तो नदी में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। करण से यही होता है। निर्वनीकरण से बहुत कुछ होता है, जलवायु परिवर्तन में निर्वनीकरण की भूमिका है, मरुस्थलीकरण में है, वर्षा को होने या नहीं होने देने में इसकी भूमिका है, टेम्परेचर में है, बहुत सारी जगहों पर निर्वनीकरण की भूमिका है। लेकिन बाढ़ के रूप में, बाढ़ के पीछे यह क्यों कारण है, तो निर्वनीकरण से मिट्टी का अपर्दन आसान हो जाता है, और मिट्टी के अपर्दन से प्राप्त अवसाद जब नदी की घाटियों में प्रवेश कर जाते हैं तो नदी की घाटी का आयतन घट जाने की वजह से समस्या बड़ी हो जाती है। फिर शहरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण होता है। देखिए, शहरीकरण और औद्योगिकरण से क्या होता है कि कंक्रीट के जंगल बनते हैं, पक्के के मकान बनेंगे, असफाल्ट का प्रयोग ज्यादा होगा, डामर का प्रयोग ज्यादा होगा, कंक्रीट का प्रयोग ज्यादा होगा बिल्डिंग में। ऐसे मटेरियल का प्रयोग ज्यादा होता है जिनमें ऊष्मा के अवशोषण की शक्ति ज्यादा है। ऊष्मा के अवशोषण का मतलब हुआ कि इनकी जो एल्बिडो होती, देखिए ज्योग्राफी में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा एल्बिडो का, परावर्तिता। एल्बिडो को परावर्तिता कहते हैं। परावर्तिता का मतलब होता है कि जितनी ऊष्मा आ रही है उसमें से कितना हिस्सा परावर्तित होकर उसी रूप में वापस हो जा रही है। अगर मान लेते हैं कि 100 इकाई ऊर्जा आ रही है, 100 इकाई ऊष्मा आ रही है सूर्य से पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों से होकर 30-35% 30% या 35% इकाई रिफ्लेक्ट होकर उसी स्वरूप में, जैसे जिस रूप में आई है लघु तरंगों के रूप में, उसी तरंगों के रूप में अगर ये वापस चली जाए तो हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी की जो परावर्तिता हुआ है 35%। अब जितनी परावर्तित हो गई, इसका हीटिंग में कोई योगदान नहीं होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हीटिंग में किसका योगदान रह गया भाई, 100 आया, 35 चला गया, तो बाकी का जो 65 बचेगा वही हीटिंग में अपनी भूमिका निभाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्बिडो के। एल्बिडो ज्यादा तो तापमान कम, तापमान एल्बिडो कम तो तापमान ज्यादा। अब क्या हो रहा है कि कंक्रीट के जब हम जंगल बना रहे हैं
तो अगर यहाँ पर हम लोग एल्बिडो लिख दें, एल्बिडो की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जा रही है, एल्बिडो की मात्रा घटती चली जा रही है। और जब एल्बिडो की मात्रा घटती चली जा रही है तो इसके विपरीत आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे अब बढ़ता चला जा रहा है। यह है टेम्परेचर। जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एल्बिडो घट रहा है, पहले 35 था, अब हो गया घट के 20, तो पहले जो 65 का अवशोषण होता था, अब ये अवशोषण बढ़ के कितना हो जाएगा? 80 का, तो तापमान बढ़ जाएगा। यही हो रहा है कंक्रीट में या असफाल्ट की जो पूर्ण एक विशेषता होती है वो ये होती है कि इनमें अवशोषक क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता, ऊष्मा के अवशोषण की जो क्षमता होती है यह ज्यादा होती है। और जब ज्यादा होती है तो तापमान का तो बढ़ना निश्चित है, तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान जब बढ़ेगा, कंक्रीट के जंगल हमने बना दिए। अब शहरीकरण में, औद्योगिकरण में क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चिमनी है, धुएं निकल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, तरह तरह के इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। सारे गर्म करने वाले ऊष्मा के जितने भी स्रोत हो सकते हैं, हीट के जितने भी सोर्स हो सकते हैं, ये सब शहरों में, नगरों में पाए जाते हैं। और आज के डेट में जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण है, इसका पैरामीटर ही यही है कि आप कितनी अधिक चीजों का उपभोग करते हैं। मतलब कंजम्पशन जितना ज्यादा है, हम लोग उसी को उतना ही मॉडर्न मानते हैं आज के डेट में। तो जैसे यही बोर्ड है, अब इस बोर्ड को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से बिजली लग रही होगी, उस बिजली के प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा होगा। अब इससे पहले जो व्हाइट बोर्ड आता था जिस पर ब्लैक मार्कर से लिखा जाता था, मतलब दूसरे मार्कर से लिखा जाता था, तो आउटडेटेड तो लगता है आज के डेट में। ये स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन इस स्मार्ट बोर्ड का खामियाजा हम लोग दूसरे रूप में भुगत रहे हैं। कहीं उत्सर्जन के रूप में भुगत रहे हैं, कहीं किसी और रूप में भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाए तो इतने रंग बिरंगे अक्षर नहीं आ पाएंगे, लेटर्स नहीं आ पाएंगे, प्रेजेंटेशन इतना रंग बिरंगा नहीं लगेगा। आप भी बोलेंगे कि दूसरे वाले तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, दृष्टि वाले कंजूसी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में कुछ भी मुफ्त में मिलता नहीं है, तो जो हम लोग यूज करते हैं उसका खामियाजा, उसका पेमेंट, उसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो अब देखिए इनकी वजह से क्या हुआ, कुल मिला जुलाकर टेम्परेचर बढ़ गया शहरी क्षेत्रों का या औद्योगिक क्षेत्रों का। और औद्योगिकरण कहाँ हुआ है? शहरी क्षेत्रों में ही तो हुआ है, या जहां पर औद्योगिकरण होता है वो क्षेत्र अपने आप शहरी बन ही जाता है एक दो दशक में। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही जो प्रेशर होगा वह लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब शहरी क्षेत्रों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसी ही परिघटना को कहते हैं अर्बन हीटिंग या नगरीय ऊष्मन। नगरीय ऊष्मन की वजह से प्रेशर घट गया। अब प्रेशर घट गया का मतलब कि आसपास इसके हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर से इन शहर के निम्न प्रेशर या लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। और ये हवाएं अगर आर्द्र रहेंगी तो यहाँ पर बारिश खूब होगी। आप देखेंगे कि दिल्ली में बारिश हो जाएगी, आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। औद्योगिकरण की वजह से जब नगरीय ऊष्मन का प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्बन हीटिंग होती है। अर्बन का मतलब नगरीय, हीटिंग का मतलब जब नगरीय क्षेत्र का तापमान अपने समीपवर्ती क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाए, उच्च हो जाए, तो उसे अर्बन हीटिंग कहते हैं। और इस पूरे घटना को अर्बन हीटिंग कहते हैं और इसके परिणाम को अर्बन हीट आइलैंड की संज्ञा दी जाती है, नगरीय ऊष्मन द्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास का तापमान कम है और इस शहरी क्षेत्र का तापमान ज्यादा हो जाता है। ग्रामीण परिवेश है, पेड़ पौधे हैं, तालाब है, कुएं हैं, नदियां हैं, झील है, जानवर हैं, उद्योग नहीं है। और यहाँ पर नदी नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, कंक्रीट के जंगल बसाए गए हैं, उद्योग है, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस जगह का तापमान बढ़ जाएगा, यहाँ का तापमान कम रहेगा। इसको कहेंगे अर्बन हीट आइलैंड, क्योंकि हीटिंग के परिवेश में यह एक द्वीप जैसा दिखाई देता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं अर्बन हीटिंग, नगरीय ऊष्मन। तो नगरीय ऊष्मन की वजह से टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम, प्रेशर कम होने की वजह से आसपास की हवाएं इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर उन हवाओं में मॉइस्चर रहेगा तो उस मॉइस्चर से बहुत तेजी से वर्षा होने की स्थिति बन सकती है। उस मॉइस्चर से संघनन होने की प्रक्रिया तेज होगी, और संघनन होने की प्रक्रिया जब तेज होगी तो बारिश होने की प्रक्रिया भी तेज होगी। बहुत कम समय में अचानक से चारों तरफ से देखेंगे कि सब कुछ शांत शांत सा लग रहा था, अचानक से उमड़ता घुमड़ता हुआ बादल आया। जब तक आप कुछ समझ पाते तब तक पूरा पानी बरसा के बादल चला गया, उत्पन्न हो जाती है। तो ये नगरीय ऊष्मन, औद्योगिकरण और शहरीकरण का तीनों का एक्सप्लेनेशन हमने आपसे कर दिया। क्या होता है और कारण आप समझ सकते हैं, प्रजाति संगठन में बदलाव।
प्रजाति संगठन में बदलाव, चेंज इन स्पीसीज। मान लीजिए ये कोई पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, और यहां पर पहले पाया जाता था इस तरह का। इस तरह के पेड़ पाए जाते थे। अब इस पेड़ की विशेषता यह थी कि इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी थी और इनके अंदर क्षमता थी कि मिट्टी को बांध के रखते थे। इस पेड़ की कमी यह थी कि इस पेड़ का कोई यूज नहीं था, प्रयोग नहीं था। आर्थिक रूप से ये बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं थे और आर्थिक उपयोगिता भी इनकी बड़ी कम थी, तो इसलिए इनकी बाजार में जो मांग होगी वो मांग कम थी। आज का दौर इकोनॉमिक दौर है, आज आपके वैल्यू पर आपकी पूछ की जाती है। उतना ही है जितना आपका वैल्यू है, जितने आपके मूल्य हैं। अब इन पेड़ों का मूल्य नहीं था, तो क्या किया गया कि इन पेड़ों को काट दिया गया। ये पेड़ कभी किसी जमाने में मान लेते हैं कि इनका नाम था ओक के पेड़ थे। अब इन ओक के पेड़ को काट दिया गया क्योंकि आर्थिक प्रयोग इनका था नहीं। इनकी जगह पे हमने लगा दिया यूकेलिप्टस और पाइन के पेड़। यूकेलिप्टस के पेड़ और पाइन के पेड़ लगा दिए। अब यूकेलिप्टस और पाइन के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बड़ी गहरी नहीं होती है, ये मिट्टी को होल्ड नहीं कर पाती, क्षमता उतनी नहीं होती है, लेकिन इनका आर्थिक प्रयोग है, आर्थिक मूल्य है, वैल्यू है, कीमत है। तो इन पेड़ों को लगा दिया गया। इनकी अब जो बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो घट गई। जब घट गई तो अब तेज बारिश होती है तो ये पेड़ खुद ही उखड़ जाते हैं, और उखड़ जाते हैं तो मिट्टी का अपर्दन यहाँ पर तेज होगा, और जब मिट्टी का अपर्दन तेज होगा तो वही मिट्टी अंत में जाके नदियों की घाटी में बैठेगी, नदियों की घाटी की कैपेसिटी को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी वहन क्षमता कम हो जाती है और अंततः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हो भी जाती है। इस संगठन में बदलाव, राजस्थान के क्षेत्र में एक और कारण मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। राजस्थान के क्षेत्र में जिप्सम की परत पाई जाती है। अब जिप्सम एक ऐसी चट्टान है जो इम्परमिएबल है, यानी कि अपारगम्य है। और अपारगम्य अगर चट्टान है तो इससे होकर पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। उसकी कल्पना आप ऐसे करिए कि यह मैं दे रहा हूं आपको, ये मान लीजिए दो सरफेस है। अब दोनों सरफेस पे बारिश करवाइए। अपने हाथ में बादल हैं, यहां पर बादल बना देते हैं, दोनों जगह बारिश हो रही है। ये मिट्टी है और ये टाइल लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है ना, कंक्रीट का फर्श है। अब आप सोच के देखिए कि यहां पर जो पानी बरसेगा, जो मिट्टी वाले फर्श पर पानी बरसेगा, वह पानी रिसकर नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए यहां पर जलाधिक्यता की स्थिति नहीं होगी, जल आप्लावन की स्थिति यहां पर उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कंक्रीट का फर्श है, जो टाइल लगा हुआ है, जो सीमेंटेड फर्श है, यहां पर पानी बरसेगा लेकिन नीचे तो आ ही नहीं सकता है, और जब नीचे नहीं आएगा तो इसी सरफेस पर बहने के अलावा इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तो बारिश अगर सेम हो रही है, स्थितियां एक ही जैसी हैं, फिर भी नीचे की सरफेस कैसी है वह भी डिसाइड करेगी कि पानी से बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। तो राजस्थान के इलाकों में जिप्सम की ऐसी परत पाई जाती है जो इस तरह का व्यवहार करती है और होने वाले बारिश के पानी को नीचे जाने से रोकती है जिप्सम की परत। परिणाम स्वरूप वहां पर सरफेस पर पानी भर जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बाढ़ आती है, और भारत के अलग अलग इलाकों में
हमने कारणों को समझते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इलाके का उदाहरण लेने की कोशिश की, ताकि आपको समझ में आता रहे कि भारत के अलग अलग हिस्से में बाढ़ आने के अलग अलग कारण है, और यही आपको समझना भी है। कुछ केस स्टडी देखते हैं, कुछ इलाके देखते हैं, कुछ क्षेत्रों को देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह की बाढ़ आती है, और फिर देखते हैं कि उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के केसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि एक समझ डेवलप हो जाए। क्योंकि जब आप प्रश्नों को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे उसको, तो पूछा गया है अलग अलग बाढ़ से रिलेटेड। जैसे शहरी क्षेत्रों के बाढ़ों के बारे में पूछा गया है, बाढ़ के बारे में पूछा गया है, फ्लड के बारे में पूछा गया है, या उत्तराखंड की त्रासदी के बारे में पूछा गया है। इसी तरीके से जो परिघटनाएं होती हैं, जो फिनोमिना होते हैं, उनके बारे में करेंट, मतलब जो समसामयिक घटनाएं हैं, उन समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में अपने आप को तैयार रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा अहम हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग कुछ कुछ केसेस को देखते हैं। पहला, उत्तराखंड। उत्तराखंड बाढ़ के बारे में दो घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। एक है 2013 की घटना, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी थी, इतनी बड़ी त्रासदी थी कि हुए नुकसान की भरपाई आज तक ठीक से नहीं हो पाया है ना। समसामयिकी से जुड़ जाता है, जो 2021 की बाढ़ है। तो जो 2013 में बाढ़ आई थी और जो 2021 में बाढ़ आई थी, ये दोनों बाढ़ अलग अलग क्षेत्रों में आई है। दोनों बाढ़ का जो क्षेत्र है वह अलग अलग है। फरवरी 2021 की बाढ़ थी, यह जून 2013 की बाढ़ थी। देखिए 2013 में क्या हुआ था और 2021 में क्या हुआ था, इन दोनों को समझ लीजिए। हो सकता है कि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि उत्तराखंड 2013 के बाद से लगातार बाढ़ से प्रभावित रहा है। यद्यपि 2013 में आई हुई बाढ़ और 2021 में आई हुई बाढ़ के स्वरूप में कुछ मौलिक भिन्नताएं थीं। इस बिंदु को उजागर करते हुए बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। यह ऐसे मान लेते हैं कि यह उत्तराखंड है, यह उत्तराखंड का मैप है। अब इस उत्तराखंड में यहां पर है केदारनाथ, यमुनोत्री, इसको ऐसे देख लेते हैं। यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, फिर केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, जो आगे चलकर अलकनंदा में मिलती है और उसके बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है। मान लीजिए यही वह नदी है निकलती है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी, और बद्रीनाथ के पास से जो नदी निकलती है उस नदी को अलकनंदा हम लोग फिलहाल कह देते हैं। यही अलकनंदा और ये भागीरथी आगे चलकर जब मिलती हैं तो यहाँ पर देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। जो 2013 की बाढ़ थी, केदारनाथ के ऊपर, मतलब उत्तर की दिशा में, लगभग 5-6 किलोमीटर उत्तर की दिशा में एक ग्लेशियर या ग्लेशियर लेक थी जिसका नाम था चौराबारी। चौराबारी। तो यहां पर है केदारनाथ, केदारनाथ से नदी निकल रही है मंदाकिनी, केदारनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर लेक है जिसका नाम है चौराबारी। अब इस चौराबारी झील के टूट जाने की वजह से पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि सारा पानी मंदाकिनी नदी में आ गया और मंदाकिनी नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। हुआ क्या था, और ऐसी ही बाढ़ को कहते हैं हम लोग ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, यानी कि GLOF। तो पहले थोड़ा सा संक्षेप में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यह मतलब कि यह लगभग 7-8 साल इस घटना को हो गया है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की जो संभावना है वो कम हो गई है। लेकिन फिर भी 2021 के बाढ़ के रेफरेंस के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं और देखना चाहिए। क्या है ग्लेशियर? इस तरह की कोई संरचना है जो बर्फ से बनी हुई है। मान लीजिए यह ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आगे की तरफ जा रहा है। जब ग्लेशियर एक बहुत बड़ी चट्टान आगे की तरफ सरकती है, जमीन से लगी हुई चट्टान आगे की तरफ सरकती है, बर्फ की बनी हुई है, तो अपने साथ, अपने आसपास, अपने किनारों पर बहुत सारे अवसादों को लेकर चलती है। अवसादों को लेकर चलती है, तो उन्हीं अवसादों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। उन्हीं अवसादों के निक्षेप को हिमोड़ या मोरेन के नाम से जाना जाता है। मोरेन के नाम से जाना जाता है। तो हिमोड़ क्या है?
ग्लेशियर या हिमनद के द्वारा निक्षेपित अवसादों को हिमोड़ कहते हैं या मोरेन कहते हैं। चौराबाड़ी झील है, उसकी संरचना समझिए कैसी है। पहाड़